जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है डरखेम एंड असेसमेंट के बारे में। आज डरखेम के ऊपर हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर के ऊपर वीडियोस देखेंगे। ठीक है जी। आज का हमारा मेंस का सवाल है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ डरखेम टू सोशियोलॉजी, हाउ फार डिड हिज मेथोडोलॉजी इन्फ्लुएंस सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। इस आंसर को लिखने के लिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस आंसर्स जो है फॉलो किए थे, लाइक डरखेम ने क्या क्या किया था, सुसाइड के ऊपर उन्होंने थियोरी लिखी थी, डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर उन्होंने थियोरी लिखी थी, उसके बाद उन्होंने सोशल फैक्ट्स के ऊपर लिखी थी, रिलीजन के ऊपर लिखी थी। तो ये सारे का जिस्ट जो है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। डरखेम अपने ज़माने की बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। मतलब उन्होंने इतने ज़्यादा कारनामे करे हुए थे। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर को एक अलग ही पर्सपेक्टिव दिया था उन्होंने। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का एक नज़रिया ही बदल दिया था उन्होंने। मतलब उन्होंने एक बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ा था हमारी आज तक की जनरेशन तक के लिए। उन्होंने बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ा था। उनके देहांत के बाद भी बाकी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गए या सोशियोलॉजिस्ट हो गए, उनकी आइडियाज़ को इंस्पिरेशन के तौर पे लेके काफ़ी सारी थियरीज इन्वेंट की थी। सो राइटफुली उन्होंने ये कहा है कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वो अपने ज़माने के शेर थे, विदाउट अ डाउट। सो इंट्रो में लिखेंगे कि डरखेम हैड एक्सर्टेड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द सोशल साइंसेज, स्पेशली द फंक्शनलिस्ट एंड स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। सो इन दोनों स्कूल्स में डरखेम का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। रैटक्लिफ ब्राउन और टैलकट पार्सन्स जैसे लोगों ने उनके देहांत के बाद उनके आइडियाज़ को इंस्पिरेशन के तौर पे लिया और काफ़ी सारी जगह पे उसको इस्तेमाल किया, जो आज भी इस्तेमाल में चल रही है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, जिसका बेस डरखेम ने रखी थी, जिसको फाउंडेशन डरखेम ने रखी थी, वो आज भी इस्तेमाल किया जाता है सोशियोलॉजी में। जैसे कि मैंने बोला कि ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। नो डाउट कि उनको काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फॉर एग्जांपल डरखेम हमेशा सोसाइटी को साथ लेके चलते थे। मतलब हमेशा वो सोसाइटी को प्राधान्य देते थे इंस्टेड ऑफ गिविंग द इंडिविजुअल प्रियोरिटी। और इस बात को काफ़ी सारे क्रिटिसाइज़ किया जाता था, काफ़ी बार क्रिटिसाइज़ किया जाता था। उनकी आइडियाज सिंपल होते थे, इस बात को लेके भी क्रिटिसाइज़ किया जाता था। जो कार्ल मार्क्स के जो मार्क्सिस्ट थे वो बोलते थे कि हर बार अच्छा अच्छा कैसे हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट थियोरी तो आया ही नहीं। तो इस वजह से उनको काफ़ी सारी क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ी थी। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ही उन्होंने अपनी छाप छोड़ने में कभी कभी मतलब वो नहीं छोड़ी। ही वॉज देयर ऑलवेज, और अभी भी उनकी छाप छोड़ी जाती है, उनका नाम लिया जाता है अच्छे से, उनकी थियरीज इस्तेमाल की जाती है। ही लेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशियोलॉजी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, ये आप दूसरे पॉइंट पे लिख सकते हो असेसमेंट में कि ही डिस्टिंगाइज बिटवीन साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ये दोनों ब्रांचेस को उन्होंने डिफरेंशिएट किया था। One of the important contribution of Durkheim is that he delineated the subject matter of sociology with great precision and clarity. उन्होंने बोलते हैं ना, छाट छाट के निकाला एकदम, जैसे कि चावल में से वो कंकड़ निकालते हैं ना, वैसे सोशियोलॉजी को पूरा एकदम प्रिसाइशन के साथ उन्होंने बाकी सारे जो मिक्सचर्स थे, लाइक चाहे वो साइकोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, उनको पूरा छान छाट के निकाला, पूरा सोशियोलॉजी को रिफाइन किया, क्लैरिटी किया, जैसे चावल में से कंकड़ निकालते हैं ना, वैसा। He is successful in distinguishing the phenomena studied by psychology and sociology. According to him, sociology must study social facts, those which are external to individual minds and which exercise coercive action on them. तो कैसे उन्होंने डिस्टिंगाइज किया बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर साइंस तो उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी वो विच वी आर एबल टू डिस्टिंगाइज। सोशियोलॉजी में होता है सोशल फैक्ट्स, और सोशल फैक्ट्स क्या होता है, सोशल फैक्ट्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा बता देती हूँ। जो दिखता है वही बिकता है। जो फैक्ट्स हमको दिखने को मिलता है
जो फैक्ट्स असलियत में टेंजिबल है वही सोशल फैक्ट्स है, और जो टेंजिबल फैक्ट्स को मिला के ही सोशियोलॉजी बन जाती है, दैट इज़ सोशियोलॉजी। इस तरह से उन्होंने डिस्टिंगाइज किया था बिटवीन सोशियोलॉजी एंड अदर साइंस। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो डरखेम की जो बुक थी जिसका नाम था डरखेम्स रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जिसमें उन्होंने जो है सोशियोलॉजिकल मेथड्स बताए थे, जिसमें जो एक सोशियोलॉजिस्ट है उनको पॉजिटिविस्ट अप्रोच निकालना चाहिए जब वो सोशियोलॉजी को स्टडी करते हैं। इसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, जब सोशल फैक्ट्स के ऊपर बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। तो उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर द रूल्स, तो वो आप देख सकते हो। तो इन द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ही elaborated in detail the positivist methodology that the social scientists should adopt while studying a social phenomenon। तो उन्होंने वो सारे रूल्स बताए थे कि इट हैज़ टू बी एक्सटर्नल, कि जो दिखता है वही आप तुम इस्तेमाल कर सकते हो सोशियोलॉजी में। ऐसा नहीं कि तुम अंदाजे में इंट्यूशन में कुछ भी लिखोगे तो दैट वुड बी काउंटेड एज सोशियोलॉजी, नो इट वोंट बी। जो दिखेगा which is external to the environment, that would be counted as a sociological fact। ओके और एक सोशियोलॉजिस्ट को हमेशा एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच लेना चाहिए जब वो सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं या सोशियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, ऐसा उन्होंने उस बुक में लिखा था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ दरखेम ने सुइसाइड के ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर पे क्या बताया था। अभी रिसेंटली मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, सो मैं इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी कि किस तरह से डरखेम ने डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में क्या मतलब नज़रिया ही बदल दिया था। प्रियर टू दरखेम उनके पहले जो थे जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लेबर को यूज़ किया जाता था, लेकिन दरखेम ने कहा कि नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर को ज़रूरी है बिकॉज उनमें इंटीग्रिटी को मेंटेन करने की, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को बढ़ाने के लिए भी डिवीजन ऑफ लेबर को ज़रूरी है। ये मैंने डिटेल में वीडियो में समझाया है, आप देख लीजिएगा उस वीडियो में। अगेन डरखेम ने सुइसाइड पे भी काफ़ी अच्छी थीसिस लिखी थी, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल पहला वीडियो जो है वो सुइसाइड के ऊपर ही बनाया था, डरखेम की ऑन सुइसाइड पे। तो वो मैंने पूरा डिटेल आधे घंटे की वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन दिस। So Durkheim's study of suicide is also considered as a landmark study and the best demonstration of his application of social realism perspective and positivist methodology. It was for the first time that theoretical generalization was arrived at on the analysis of empirical data। तो यहाँ पे इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम जब डरखेम की सुइसाइड की स्टडी आई थी, इट वॉज कि एक जनरलाइजेशन आया था बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटाज। Durkheim also had emphasized that while studying any social phenomena, a sociologist should seek for both causal as well as functional explanation। यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ों को प्रियोरिटी दी थी। जब आप सोशियोलॉजी को स्टडी करते हो तो दो चीज़ों को हमेशा प्रियोरिटी देनी चाहिए, ऐसा डरखेम ने कहा था। फर्स्ट कि वो घटना, वो इंसिडेंट वो क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट इवेंट। अगेन वो जो घटना हो रहा है उसने सोसाइटी पे किस तरह का फंक्शन किया है, किस तरह का इम्पैक्ट किया है। सो टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वाइल स्टडिंग सोशियोलॉजी, कॉज एंड द फंक्शन। Durkheim's study of suicide is considered the best demonstration of the causal explanation, while his study of religion is cited as an example of functionalist explanation in the social world। तो यहाँ पे डरखेम की जो सुइसाइड की स्टडी थी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉजल एक्सप्लेनेशन, कि किस तरह से ये डरखेम की जो स्टडीज़ थी ऑफ सुइसाइड, इट कि क्यों लोग सुइसाइड करते हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सुइसाइड। तो वो रिसर्च करने के बाद निकल के आता है कि एक बंदे की नहीं, जो समाज की जो रीजंस होती है वो बेसिकली सेम ही होती है। डिप्रेशन, लोनलीनेस, इस वजह से ही लोग सुइसाइड करते हैं। और सेकेंड इज फंक्शन। डरखेम की जो रिलीजन थी, थियोरी ऑफ रिलीजन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शनलिस्ट एलिमेंट।
जो फंक्शनल एक्सप्लेनेशन या फंक्शनल एलिमेंट है कि रिलीजन जो है वो सोसाइटी के लिए किस तरह का फंक्शन करता है, मतलब सोसाइटी को जोड़ के रखने का फंक्शन करता है। रिलीजन की वजह से, टोटेमिज्म की वजह से जो है कैसे एक ट्राइब जुड़े रहते थे, ठीक उसी तरह से रिलीजन, एक डेफिनेट रिलीजन की वजह से लोग जो है वो जुड़े रहते हैं, एक कम्युनिटी जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे डरखेम ने दो चीज़ों पे प्राधान्य दिया है, एक है कॉज, दूसरा है फंक्शन। तो जाहिर सी बात है, हमने देखा कि डरखेम ने इतना सारा थियोरीज लिखा तो ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म तो उनको सहना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने उनकी जो थियोरीज थी उनको क्रिटिसाइज़ किया ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, मार्क्सिस्ट की थियोरीज क्या थी कि हाँ झगड़ा होता है, कैसे होगा, कैसे मिल बांट के कैसे रहेंगे। मार्क्सिस्ट को तो ये जमता ही नहीं कि सब हाँ डिवीजन ऑफ लेबर करके इंटीग्रेट हम साथ साथ लेवल के ले मतलब टाइप करके रहेंगे। मार्क्सिस्ट बस कि काटो मारो मारो हमको जीतना है ना। तो दोनों में 36 का आंकड़ा तो था ही, मार्क्सिस्ट और डरखेम्स के जो थियरीज, जो थिंकिंग्स के बीच में, मार्वल और इस तरह के हैं। तो मार्वल फैंस और बैटमैन फैंस की तरह एकदम। तो 36 का आंकड़ा था क्योंकि मार्क्सिस्ट की जो थियरीज थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। इट वाज इन द थियरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ऑन द अदर हैंड डरखेम की जो थियरीज थी इट वाज अ थियरी ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस बात पे क्रिटिसाइज़ किया जाता था, काफ़ी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से डरखेम को क्रिटिसाइज़ किया जाता था। डरखेम की थियरीज जो थी वो सिंपल थी बहुत, इट इज़ अनरियलिस्टिक, इस बात को लेके क्रिटिसाइज़ किया जाता था। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी क्रिटिसिज्म सहने को मिली उनको। सो कंक्लूजन आगे हमारे, आपको जो समझ में आया है अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखिए, वो मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो यह है हमारी वीडियो का एंड। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर्स टैलकट पार्सन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।